Rakesh Gangwal has resigned from the Indigo board. Several people in the Indigo Airlines have been going on mass leave. The differences have cropped up between the founders Rahul Bhatia and Rakesh Gangwal. पिछले 10 सालों में इंडिगो सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा लो कॉस्ट एयरलाइंस बन चुका है। अब इंडिगो ने काफी बढ़िया तो किया है, पर मोस्टली वो यूएस की एयरलाइंस साउथ वेस्ट एयरलाइंस का लो कॉस्ट कैरियर वाला मॉडल कॉपी कर रहे हैं, जिसमें फंडा सिंपल है कि पैसे बचाओ और जगह पे पहुंचाओ। यार नहीं चाहिए किसी सेलिब्रिटी की फोटो अपने मैगजीन में, वो जो 10 करोड़ रुपए ब्रांड एंडोर्समेंट में लगेंगे वो पैसे ही अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगा देते हैं। इंडिगो के जीरो फालतू खर्चे वाले बिजनेस मॉडल की वजह से वो जबरदस्त ग्रो हो रहे थे, जबकि उस टाइम में दूसरे एयरलाइन कंपनी जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज ये बंद हो रही थी, पर इंडिगो के रिकॉर्ड लेवल प्रॉफिट्स हो रहे थे। बट अब जेट एयरवेज के एक्स सीईओ और इंडिगो के एक्स सीईओ ने मिलके एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस की शुरुआत करी है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये न्यू एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस को टक्कर दे पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक और आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन की शुरुआत 2005 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने करी थी। अब राहुल भाटिया मोस्टली बैकएंड में काम करते थे, मतलब एयरपोर्ट्स में स्लॉट लाना, गवर्नमेंट के साथ डिस्कशंस करना, जबकि राकेश गंगवाल, क्योंकि वो पहले डेल्टा एयरलाइंस के सीईओ भी रह चुके हैं, वो एग्जीक्यूशन का पूरा काम देखते थे। मतलब किसको हायर करना है, कौन से एयरप्लेन्स खरीदने हैं, कितना नेगोशिएट करना है, ये सारी चीज़ें राकेश गंगवाल देखते थे। इसलिए इंडिगो के एम्प्लॉयज़ राकेश गंगवाल को अपना बॉस मानते थे और राहुल भाटिया को इंडिगो एयरलाइंस का ओनर मानते थे, क्योंकि उनका मेजॉरिटी स्टेक भी था। ऐसे ही राहुल और राकेश की जोड़ी कमाल की थी और इसीलिए वो अभी वन ऑफ द रिचेस्ट एविएशन बिलियनर्स हैं। इंडिविजुअली इनकी $4 बिलियन के आसपास की नेटवर्थ है। अब इंडिगो एयरलाइंस की स्टोरी तो आप सबको पता ही है कि यार कैसे वो परचेज एंड लीज बैक मॉडल पे इतनी बड़ी कंपनी बनी। बेसिकली इंडिगो एयरलाइंस बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर्स देती थी। अब क्योंकि वो इतने सारे एयरप्लेन्स एक साथ खरीद रहे हैं, उनको काफ़ी हद तक डिस्काउंट मिल जाता था इन एरोप्लेन्स पे। फॉर एग्जाम्पल $100 मिलियन का प्लेन इनको $50 मिलियन में मिल जाता था। उसके बाद वो यही एरोप्लेन दूसरे लीजिंग कंपनी को $5-10 मिलियन के प्रॉफिट में बेच देते थे और फिर इन्हीं लीजिंग कंपनी से 5 से 8 साल के लीज पे ये एरोप्लेन उनसे लेते थे। अब इससे सबका फायदा है। इंडिगो को तो यार पहले सेल में कुछ $1 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा क्योंकि वो प्लेन को लीज पे ले रहे हैं तो उनका काफ़ी हद तक मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और दूसरे छोटे मोटे खर्चे बच जाते थे। अब लीजिंग कंपनी का ये फायदा था कि उनको भी एयरक्राफ्ट सस्ते में मिल जाता था अगर हम मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो, और उनके पास शुरुआत से ही एक कस्टमर था, यानी एक कंफर्म रेवेन्यू स्ट्रीम तो था ही। और एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को तो प्रॉफिट है ही, तभी तो यार वो प्लेन बेच रहे हैं। पॉजिटिव साइड की तो बात हमने कर ली, थोड़ा नेगेटिव साइड भी डिस्कस कर लेते हैं। बात ऐसी है कि यार कुछ टाइम से राहुल और राकेश के बीच में लड़ाई चल रही है। एक्चुअल में चीज ये है कि राहुल भाटिया पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का आरोप लगा है, यानी बताया जा रहा है कि यार इंडिगो एयरलाइंस के ट्रांजैक्शन उनके इंटरग्लोब की दूसरी कंपनीज के थ्रू हो रही है। ये राकेश गंगवाल ने अप्रूव किया नहीं और इसके बाद राकेश गंगवाल ने अब इंडिगो एयरलाइंस छोड़ दी। इनफैक्ट अभी वो इंडिगो के बोर्ड पे भी नहीं है। इससे इंडिगो एयरलाइंस को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि राकेश गंगवाल ही तो यार सारा ऑपरेशंस मैनेज करते थे। और तभी आप देखेंगे यार पिछले कुछ सालों में इंडिगो एयरलाइंस के 3 सीईओ बदल चुके हैं। अब इन सब के बीच में रेस में आया एक नया घोड़ा, अ डार्क हॉर्स। जब पूरी दुनिया की फ्लाइट्स रुकी थी तब अकासा एयर ने उड़ान भरने का सोचा। अकासा के सीईओ हैं विनय दुबे, जो कि इससे पहले गो एयर के सीईओ थे। तो ये काफी टाइम से एक नए एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल की प्लानिंग कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने इंडिगो के एक्स सीईओ आदित्य घोष से बात करी। फिर उन्होंने बिलियनर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला को कांटेक्ट किया और फिर राकेश झुनझुनवाला ने $35 मिलियन इन्वेस्ट किया। उसके बदले उन्होंने 40% स्टेक लिया अकासा एयर में। और वैसे राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ $5.5 बिलियन है, तो उन्होंने अपने नेटवर्थ का 1% से भी कम इन्वेस्ट किया है, तो इतना रिस्क तो यार वो ले ही सकते हैं। इसके बाद विनय दुबे के पास 15% स्टेक है अकासा एयर में। अब बात करते हैं कि यार ये बाकी एयरलाइन से कैसे अलग है, क्योंकि मार्केट में काफी सारे एयरलाइंस आए पर कई काफी जोर से क्रैश कर गए, लेकिन फिर भी सबको अकासा से काफी हाई होप्स है। इसका मेन रीजन है कि यार ऑल्दो अकासा एयर एक एविएशन कंपनी है, पर वो अपने आप को टेक फर्स्ट कंपनी मानते हैं। मतलब जो उनके रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्रू को होटल लेके जाना, वापस लाना और ऐसी छोटी छोटी चीजें, वो एआई और मशीन लर्निंग से सॉल्व करते हैं, ना कि मैन पावर यूज करके, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है और एयरक्राफ्ट का टर्न अराउंड टाइम भी इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके साथ उनको जहां कॉस्ट कट करने का मौका मिला उन्होंने किया। इतना देसी मनी मैनेजमेंट ना
आपने कहीं देखा नहीं होगा। लिटरली उन्होंने कोई डेकोरेशन पे खर्चा नहीं किया, बोर्डिंग करते समय वहां कोई कारपेट नहीं बिछाए, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए अलग से चेक इन काउंटर्स नहीं खोले। अब फाइनली आते हैं अकासा के बिजनेस मॉडल पे कि इतने कंपटीशन के बाद अकासा का क्या प्लान है सक्सेसफुल होने के लिए। वैसे उनका प्लान काफी सिंपल है। अगले कुछ सालों में 100 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, और अकासा का प्लान है इसको लेवरेज करने का। उनका जो मेन टारगेट है वो मेट्रो सिटीज से टियर 2 टियर 3 सिटीज लेके जाना और वाइस वर्सा है। और वैसे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अर्निंग ज्यादा नहीं होती, तो वहां पे एक अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर का सस्टेन करना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अकासा की पहली फ्लाइट 7 अगस्त को थी। अभी उनके पास 2 एयरक्राफ्ट है जिसमें वो मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद इन सबको कनेक्ट करेंगे। बाद में कोची टू बैंगलोर फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। अकासा के पास ऑलरेडी 400 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और हर महीने वो 175 नए एम्प्लॉयज ऐड कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि यार इनके 2 एयरक्राफ्ट से इतने ज्यादा एम्प्लॉयज क्यों हायर कर रहे हैं, लगता है ये सही से स्केल अप नहीं कर पाएगी। तो आपका ये सोचना भी गलत है। इनफैक्ट अकासा ने बोइंग को ऑलरेडी 72 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है। अगले साल अप्रैल तक उनके पास 18 एयरक्राफ्ट हो जाएंगी और हर साल 12 से 18 एयरक्राफ्ट ऐड होंगी। तो स्केलिंग अप में वैसे उतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वैसे अगले 20 साल साउथ एशिया का जो एविएशन मार्केट है हर साल 6.9% से ग्रो करेगा, जो कि बहुत ज्यादा है अगर हम दुनिया के दूसरे जगहों से कंपेयर करें। और अगले 20 साल में इंडिया में 2400 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट नए ऐड होंगे, जिनमें से 2000 एयरक्राफ्ट उसी टाइप के होंगे जो कि अकासा यूज कर रहा है। अब हम एयरक्राफ्ट की बात कर ही रहे हैं तो अकासा जो एयरक्राफ्ट यूज करेगी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अकासा बोइंग 737 मैक्स 8 एयरक्राफ्ट यूज करने वाली है, जो कि 14% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है दूसरे सिंगल आइल एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में। वैसे उनको एयरक्राफ्ट भी काफी सस्ते में मिले, क्योंकि बोइंग 737 मैक्स पिछले कुछ सालों में 2 बार क्रैश हो गया है, इसके लिए वो काफी डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे थे। तो जो बोइंग 737 मैक्स 2017 में 320 से लेकर 330 करोड़ का मिल रहा था, 5 साल बाद जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, अब बोइंग 737 मैक्स की कॉस्ट 295 से 300 करोड़ की है। वैसे ही 2017 में बोइंग 737 मैक्स को लीज करने के लिए आपको महीने का 2.7 करोड़ रुपीस खर्च करना पड़ता था। अब आप बोइंग 737 मैक्स को 2.2 से लेकर 2.3 करोड़ में लीज कर सकते हो हर महीने। तो इस चक्कर में अकासा एयर को काफी डिस्काउंट मिल गया बोइंग 737 मैक्स में। ऊपर से क्योंकि ये नए प्लेन्स है तो इसके मेंटेनेंस का भी खर्चा काफी कम होने वाला है, तो वहां भी पैसे बचे ना यार अकासा एयर के। अब मेन क्वेश्चन आता है कि यार अगर ये बिजनेस मॉडल पॉसिबल है तो दूसरी कंपनीज ये फॉलो क्यों नहीं कर रही है। इसके 3 मेन कारण है। पहला ये कि कुछ कंपनीज का फोकस होता है कि हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे, पर उस चक्कर में वो फालतू के खर्चे कर लेते हैं, फिर उनको शट डाउन करना पड़ता है क्योंकि ऑफ सीजन या बैड मार्केट्स को डील करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे होते। दूसरा रीजन ये है कि जब एक कंपनी चल रही होती है ना, तब उस कंपनी को अपने एक्सपेंसेस कम करने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि जब वो सडनली कॉस्ट कटिंग करते हैं तो एम्प्लॉयज और कस्टमर्स दोनों दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती और इससे बिजनेस को काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नॉर्मली सारे एयरलाइन कंपनीज के कॉस्ट स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, पर जिसके एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा कम होते हैं वो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हो जाता है। और क्योंकि ये एरोप्लेन कंपनी अभी शुरू कर रहे हैं तो इनका पहले से कोई कर्जा नहीं है, ये बिल्कुल जीरो से क्लीन स्लेट से शुरू कर रहे हैं, तो काफी नई चीजें मार्केट में ला सकते हैं। इसीलिए अकासा एयर का इतना हाइप है और उनको इतना अटेंशन मिल रहा है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या अकासा एयर डिसरप्ट कर पाएगी इंडिगो एयरलाइंस को। अभी के हिसाब से तो काफी मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही मान लो। बात ये है कि अकासा कर तो सब कुछ सही रहा है, पर इंडिगो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मतलब अकासा के अभी 2 एयरक्राफ्ट हैं, इंडिगो एयरलाइंस के 290 एयरक्राफ्ट हैं। वैसे ही 2025 तक अकासा एयर के 72 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, पर आप जान के चौंक जाएंगे कि इंडिगो एयरलाइंस के उस टाइम तक 550 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अभी इंडिगो को डिस्टर्ब करना मुश्किल है। पर जब हम अगस्त 31 के अकासा एयर के फ्लाइट टिकट्स देख रहे थे, हमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिली। बात ये कि अभी तो अकासा एयर कुछ प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा, फिर भी उनके प्राइसेस कंपेरेबल हैं इंडिगो के प्राइसेस से। तो शायद जब उनके एयरक्राफ्ट ज्यादा होंगे, ऑपरेशंस और बड़े होंगे, तब वो इंडिगो एयरलाइंस को डिसरप्ट कर पाएंगे। पर अभी तो यार ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान।